आने जा रहा है विजन आईएएस की बेसिक पॉलिटी, जो आपकी यूपीएससी एसएससी दोनों में काम आएगी। को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हम लोग का कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। ये अप्रॉक्स 250 पेजेस की होगी, इसको हम लोग जल्द से जल्द अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आइए बात करते हैं। जैसे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है हमारा संविधान, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो सबको समानता का अधिकार भी देता है और सबको एक बराबर ट्रीट करने का आदेश भी देता है। आइए बात करते हैं। अब बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स होता है संविधानवाद। संविधानवाद जो कि बताता है कि जो भी स्टेट की पावर होती है उसकी लिमिटेशन क्या है और कितनी पावर्स हैं। और कोई भी स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट मीन्स हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेट अपना मनमानी आचरण नहीं कर सकता, अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। हमेशा उसको संविधान के अंदर रहकर ही जो भी डिसीजन लेना है वो लेना होगा। आइए आगे चलते हैं। इसमें बताया गया तीसरा पॉइंट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या होती है। तो ये बताया गया है कि जो संविधान की जो नैतिकता है, जो उसके प्रिंसिपल है, जो उसकी वैल्यूज है हमारे संविधान, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कहा गया रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ मीन्स होता है जो हमारे कानून का जो शासन है उसको कहा गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति मनमानी आचरण, यानी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मनमानी आचरण ना कर सके और हमेशा इक्वली ट्रीट करे। कोई भी एमपी एमएलए हो या कोई भी सामान्य इंसान हो, उन सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा हमारे रूल ऑफ लॉ के अंदर। इंडिविजुअल लिबर्टीज, इसका मीन्स होता है सबको अपनी खुद की आज़ादी हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सके, कहीं किसी को रोक टोक ना हो। इसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ है, यानी कि हमारे कानून का शासन है। आइए अब क्या बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पर सुप्रीम कोर्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोई भी जब जजमेंट देता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फादर कहा जाता है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो अपने आप में एक संविधान के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है उसको भी एक रूल ऑफ लॉ के अंदर देखा जाएगा। जजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट वॉज नॉट एडेड। हालांकि उसको ऐड नहीं किया गया, बट आप उसको दिखा सकते हो। उसके तहत आपका कोई भी काम अगर रुका है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या पीआईएन है, तो उस जजमेंट को भी आपके संविधान के रूप में माना जाएगा। उसको माना जाएगा कि हाँ ये एक पावर है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि फादर है, वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन समय समय पर देता रहता है। कोई भी अमेंडमेंट होता है और उसके बाद अगर गवर्नमेंट अपने मन से कोई भी अमेंडमेंट करती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जैसे अपोजिशन के लोग होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि भाई इसकी लीगल जांच होनी चाहिए। क्यों इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फादर है, वही इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ सही लिखी है। और अगर कोई भी कानून पास होता है तो लीगल वे में वो कितना सही है, इस चीज़ को देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दो केसेस की बात की गई, रामेश्वर प्रसाद केस और कोहेलो केस के बारे में। तो इन दो केसों को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो केस था, जो रामेश्वर प्रसाद का केस था, ये केस था 2006 का। इसमें ये कहा जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये रूल करता है। एक्चुअल में हुआ क्या था ये पूरा बता देते हैं। इसमें 2006 में इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर इलेक्शन होता है और दो पार्टी जीत कर गठबंधन सरकार बनाती है। गठबंधन सरकार बनाती है। जब गठबंधन सरकार बन जाती है तो जब गठबंधन सरकार बन जाती है, बट जो सरकार बनती है वो तो गठबंधन बनती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको लगता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये गलत हुए हैं, गलत तरीके से हुए हैं, गलत तरीके से हुए हैं। इसकी ये जो सरकार बनी है इसको हटा करके इमरजेंसी घोषित कर देती है। ये 2006 की बात है। और जब इमरजेंसी हो जाती उसके बाद ये रूल होता है। तो बता देते हैं रूल क्या है। रूल ये कहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो ये रूल करता है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है
कि आप किसी अपने सिर्फ मतलब के लिए, क्योंकि आपको लगता है मोरल बेसिस पे आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये सही नहीं हुआ है, सिर्फ इसके पास आपके कोई एविडेंस है नहीं, आपको बस लग रहा है, उसके बेसिस पे आपने इमरजेंसी लगाई है, इसको इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट हटा देते हैं और कहता है क्योंकि ये सब चीज़ मोरल बेसिस पे हुई है। और मोरल जो शब्द है वो अपने आप में काफ़ी वाइड शब्द है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमरजेंसी को तुरंत हटाया जाए और जो सरकार है उसको चलने दिया जाए। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो संविधानवाद है वो घृणा करता है, अबॉर करता है, मीन्स घृणा करता है एब्सोल्यूटलिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मीन्स होता है कि जब एक मनमानी आचरण हो, और इसी चीज को कहा गया जो संविधानवाद है वो घृणा करता है एब्सोल्यूटिज्म को, और इट इज प्रिमाइज्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। क्योंकि संविधानवाद एक तरीके से आप इसे समझिए कि क्योंकि हमारे यहाँ संविधान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से संविधानिक देश है पूरा। हर जगह आप देखोगे इसी चीज कहा गया कि जो संविधानवाद है वो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, कानून पे चलता है। और जो आपकी सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है, हमारा कानून ये कहता है जब आपका सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन हो, सब्जेक्टिव मीन बायस्ड, आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है बट ऐसा हुआ नहीं, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी बदलेंगे ऑब्जेक्टिविटी से। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है अनबायसनेस से बदलेंगे, क्योंकि आपको लगता है, सिर्फ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस क्योंकि आपको लग रहा है आपने इमरजेंसी लगा दी। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये बात हमारा संविधान खुद कहता है कि अगर आपके पास सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है, इसको बदला जा सकता है ऑब्जेक्टिविटी से, ये हमारा रूल ऑफ लॉ कहता है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। आइए एक बार दूसरा वाला भी केस पढ़ देते हैं जो जजमेंट हुआ था। ये केस है IR कोहेलो केस, जिसमें ये कहा गया कि एक्चुअल में ये केस था 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। केस बताना इसलिए जरूरी है जिससे आप इस चीज को समझ सकें कि आखिर कोड क्यों किया गया। को आप पढ़ भी सकते हैं गूगल सर्च करके। इसमें 1951 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वो हटाया था नेहरू जी ने। और जो पहला अमेंडमेंट था उसमें ये कहा गया था, उसमें 9th शेड्यूल बनाए गए थे। 9th शेड्यूल बनाए गए थे और 9th शेड्यूल में ये कहा गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको उन्होंने हटा दिया था। बट इस केस में उसी को चैलेंज किया गया था। IR कोहेलो केस में इसको चैलेंज किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था, क्योंकि जो केशव नंद भारती केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छू सकते हो संविधान के, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इस वजह से इस केस में जजमेंट हुआ था कि आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं छू सकते, इसलिए 9 शेड्यूल जो उन्होंने उस समय बनाया था उसको हटा दिया गया था। आइए बात करते हैं इस केस में क्या हुआ था। आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये था जजमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद जो होता है वो लीगल प्रिंसिपल होता है जो कंट्रोल करता है कि जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं वो जो संविधान के मूल प्रिंसिपल हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं, उसको खत्म तो नहीं कर रही है। इस चीज को बताया गया है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधानवाद की डेफिनेशन ये है। पहली डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन ये है कि अगर आपका जजमेंट कहीं बाइस्ड है, वो हमेशा अनबाइस्ड होना चाहिए, एब्सोल्यूटिज्म नहीं होना चाहिए, कि मतलब मनमानी आचरण नहीं होना चाहिए। संविधानवाद पहला तो ये है। और दूसरा ये कहा गया है कि जो संविधान है, क्योंकि संविधान हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक पवित्र ग्रंथ की तरह है, इस वजह से अपने मनमानी आचरण नहीं किए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट को संविधान को फॉलो करना चाहिए, यही संविधानवाद है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है।
तो संवैधानिक तौर पर जो गवर्नमेंट बनेगी, जैसे जो इलेक्ट की जाएगी पब्लिक के द्वारा थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है, और जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास लिमिटेड पावर है। आज हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास भी एक पावर की लिमिट है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर उनका भी रूल नहीं है। तो स्पेसिफिक टेन्यूर ऑफ द रूलर, हमेशा के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कुछ समय के लिए होंगे। जैसे यहाँ पे 5 ईयर्स है हमारे यहाँ, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके हर जगह होता है। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जैसे आपने जितने भी गल्फ कंट्रीज को देखा हो, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं इलेक्शन वगैरह, तो वहाँ पे कोई इलेक्शन होता नहीं है। रूलर जो होंगे उनके पास अनलिमिटेड पावर है भाई, वहाँ के जो प्रिंस है या जो किंग है उनके पास अनलिमिटेड पावर है, जो वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे कतर हो गया, ब्रुनई हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आइए आपने नेक्स्ट बताया गया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, तो बता देते हैं। रिटर्न मतलब हो गया यहाँ पे एक लिखित रूप से एक बुक को तैयार किया गया। जैसे हमारे यहाँ संविधान की पूरी किताब है जिसको हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाया है, बट कई जगह ऐसा भी है जहाँ अनरिटन डॉक्यूमेंट है, वहाँ कस्टम के हिसाब से काम होता है। कस्टम मीन्स जो पुरानी रिचुअल्स हैं, जो पुरानी प्रथाएं हैं, जैसे चलता आ रहा है, हाँ, जैसे राजघरानों में होता है कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ऐसा ब्रिटेन शाही परंपरा जैसे होती है, नहीं, जो परंपरावाद वाला सीन होता है वो वहाँ पे होता है। वही बात कही गई, जैसे जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट हो वो रिटर्न है, एक सही डेफिनेट मीनिंग हो, हर चीज़ की सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए वहाँ पे, और रिजल्ट हो जो वो उसका जो एफर्ट हो रिजल्ट का वो सही हो। मतलब एक तरीके से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर चीज़ डिफाइन करता है, हर एक एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है और एक लीगल डॉक्यूमेंट है। बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही वो कहीं लिखा हुआ है ना ही वो कोडिफाइड है, अनडेफिनेट है, कोई डिफाइन कहीं नहीं किया गया। वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो प्रथाएं चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, उस पर आधारित है। आइए आगे चलते इस पे बताइए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रकार की गवर्नमेंट है, पहला होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप जैसे आप अभी रिसेंटली देखे होंगे कि यूएस में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो वहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ पे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और डायरेक्टली नहीं चुने जाते, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो रोल होता है एग्जीक्यूटिव का वो ना के बराबर होता है। जो भी रोल होता है वहाँ के लेजिस्लेचर्स का, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स जो भी होते हैं वो सब लेजिस्लेचर होते हैं जो पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। आइए यहाँ पे बताया गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसा कि हमने बताया कि जो रोल होता है एग्जीक्यूटिव का सबसे ज़्यादा होता है, तो टेबल एग्जीक्यूटिव का रोल यहाँ पे होता है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे जो जैसे क्वेश्चन सेशन होता है पार्लियामेंट में, आपने अगर पार्लियामेंट का लोकसभा टीवी में अगर आपने देखा होगा तो जानते होंगे कि क्वेश्चन सेशन होता है, क्वेश्चन आवर्स होते हैं उसमें 1 घंटे का, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, पावर्स का टकराव भी होता है आपस में, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, लोअर हाउस का रिजोल्यूशन कभी भी हो सकता है। यहाँ पे बिल पास होता है एक, जिसे कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जब पास हो जाता है, यानी कि सरकार, अगर ये पास हो गया है ये बिल, एक तरीके का बिल ही है और इसमें वोटिंग होती है, और जब ये पास हो गया अगर तो सरकार गिर जाती है। इसीलिए कहा गया डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। यहाँ की टाइम लिमिट फिक्स नहीं, वैसे तो 5 ईयर्स माना जाता है, बट जरूरी नहीं है वो 5 ईयर्स चल जाए, ये कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। 5 ईयर्स माना जाता है कि अगर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी है तो 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेगी। बट अगर जब गठबंधन की सरकार बनती तब क्या होता है, तब तो गिर जाती है गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा फैसला हो गया जिसपे सरकार के लोग ही आपस में सहमत नहीं, तो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, फ्यूजन ऑफ पावर भी हुआ और सरकार गिर गई। और जो भी चीज़ें होती और सब चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज़ का जवाब देना, इसलिए भी सरकार गिर जाती। बट ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है।
पावर सेपरेशन होता है, सेपरेट पावर होती है, लेजिस्लेटर का काम अलग, एग्जीक्यूटिव का काम अलग, यहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। बट लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स टर्म है। लोअर हाउस का जो टर्म है वो 5 ईयर्स नहीं, यहाँ 4 ईयर होता है, यूएसए में खासकर 4 ईयर होता है। और अब आगे बात किया गया है कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इधर बताया गया कि जो 26 नवंबर को हमारा 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, बट जब इफेक्टिव आया था वो 26 जनवरी 1950 को आया था, जिसको हम लोग आज रिपब्लिक डे के दिन मनाते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप ये बताइएगा कि 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया। कमेंट में आंसर दीजिएगा। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया? ये चाहते तो 26 नवंबर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। ऐसा क्या था, क्या दिन था, क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? चीज़ को आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बात करते हैं। में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 25 पार्ट है, 12th शेड्यूल है, 400+ आर्टिकल्स हैं और सब जगह से इंस्पायर हुआ है। और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हमारे जो कमेटी बनी थी, लॉ कमेटी, उन्होंने मिल के रीड की है। उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कौन कौन लोग थे कमेटी में। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होता है कि अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। रिजिड कई जगह पे रिजिड भी है, जैसे कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छुआ जा सकता, तो वो भी एक रिजिडिटी है। और फेडरल सिस्टम इन द यूनिटरल बायसनेस, पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और क्योंकि सोवरेंटी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, सबसे पहले चल रिव्यू जैसे कहा गया तो एक जुडिशियल सुप्रीमेसी हो जाती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये सब हमारे संविधान की खासियत है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिया गया है, आपको सब कुछ करने की आज़ादी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं कि एक स्टेट को क्या ध्यान में रख के किसी लॉ को फॉलो करना चाहिए। वो जो प्रिंसिपल्स है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, बताया गया है कि एक सिटीजन की क्या ड्यूटीज़ होती है हमारे देश के प्रति। ये बताया गया एक स्टेट है जो कि सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे सारे धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है। चीज बताई गई है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोटिंग का अधिकार दिया है सभी नागरिकों को दिया है, जितने भी लोग 18+ है, पहले 21 था। सिंगल सिटीजनशिप है, यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो कहीं और के नहीं बन सकते। कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कि जैसे क्या गए, जो कि 7 डिसीजन लेती है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि आप देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हो अगर कोई खराब स्थिति उत्पन्न होती है। 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट पीस होता है, सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया, और एक हो गया लोकल लेवल पे जो पंचायती राज वगैरह सिस्टम होता है, उसकी बात करिए। 3 टायर गवर्नमेंट है।